हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ये आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस है टोटली, जिसमें आपका पेपर 4 एंड पेपर 3 टोटली कंप्लीट कर दिया हमने सिलेबस आपका। आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ जितना हो सके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को ऊपर उठाइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3, प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या होती है, यानी कि एक इफेक्टिव टीचिंग में करिकुलम का क्या रोल होता है। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। किसके बीच में? जो बहुत ज़्यादा ही मैच्योर पर्सन है और जो कम मैच्योर पर्सन है, इनके बीच में क्या करता है? संपर्क, एक कॉन्टेस्ट स्थापित करता है, जिससे कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। यानी जो कम मैच्योर व्यक्ति है, फिर उसको क्या होगा? वो शिक्षा मिलेगी और उसके प्रति वो आगे बढ़ेगा। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? H.C. मॉरिसन, N.L. गेज, एडमंड एमिडोन या गेट्स ने? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको दिया है H.C. मॉरिसन ने, ठीक है। तो H.C. मॉरिसन, तो मॉरिसन क्या होता है? टीचर्स मार मार कर स्टूडेंट्स को आगे पढ़ा रहे हैं ना। तो ये याद रखना कि अधिक परिपक्व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का संपर्क किस में है? मॉरिसन में है, ठीक है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? यानी जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। बालक तब तक नहीं सीख पाता, इसका मतलब कि शिक्षक ने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए बालक नहीं सीख पाया। तो इसको किसने कहा है? कौन से शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 3 या 7? तो डियर स्टूडेंट, याद रखना, शिक्षण के कुल 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? तो शिक्षण आदिकाल, मध्यकाल, कुछ समय से, या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिकाल। यानी शिक्षण किसी न किसी रूप में आदिकाल से ही चलता आ रहा है। शिक्षण के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? समाज, देश, छात्र या परिवार? तो डियर स्टूडेंट्स, जो शिक्षण होता है, टीचिंग स्किल होती है, उससे एक स्टूडेंट प्रभावित होता है, यानी कि छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के मध्य छात्र होता है, वक्ता, श्रोता, नेता या लेखक? तो छात्र क्या करता है शिक्षण के मध्य में? केवल वे लिसनर होता है, श्रोता होता है। इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? मुक्तात्मक शासन प्रणाली, प्रबंधात्मक शासन प्रणाली, या दोनों, या व्यक्तिगत नियोजित प्रणाली? तो डियर स्टूडेंट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तात्मक शासन प्रणाली जो होती है, यह प्रणाली आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है, मीन्स फ्री, ठीक है, फ्रीडम टाइप का जो है। तो ये होगा आपका मुक्तात्मक शासन प्रणाली, जो आज के सिद्धांत पर आधारित है। ना कि सहित है, ठीक है। तो इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है किसी टीचर का, इसलिए छात्र जो है अधिक क्रियाशील रहता है। शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो क्या नहीं करती है? दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्य, संस्कृति या परामर्श ना लेना? राइट ऑप्शन परामर्श ना लेना। यानी जो दार्शनिक विचारधारा ये भी प्रभावित करती है, कल्चर, संस्कृति ये भी प्रभावित करती है, हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं ये भी प्रभावित करती है, लेकिन परामर्श ना लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। क्या नहीं है? यह एक शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया, उपचार नहीं है।
एक्सप्लेनेशन है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षण एक उपचार नहीं है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब टीचिंग स्किल में बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर उसको डायग्नोज किया जाता है, देन उसको उपचार किया जाता है, रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग ये भी एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, उपचार नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं, 2, 3, 5 या 4? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। शिक्षण एक है खेल, अंतःक्रिया, समस्या है, निदान? तो डियर स्टूडेंट, शिक्षा क्या है, एक अंतःक्रिया है, ना कि समस्या है, ना कि निदान, ना कि खेल। क्या है, ये एक अंतःक्रिया है। शिक्षण के सभी पक्षों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या परिवार? शिक्षक के द्वारा ही, टीचर्स के द्वारा ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, और इवैल्यूएशन ये सभी किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में कार्य करता है, यानी कि डिपेंडेंट कौन होता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। डिपेंडेंट कौन होता है, स्टूडेंट होता है, तो छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? माता पिता, परामर्श प्रार्थी, मित्र या शिक्षक? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, शिक्षक। यानी जो टीचर ने प्लानिंग कर दी है, ऑर्गेनाइज कर दिया है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, उसी के ही अकॉर्डिंग इसको एक्टिव होना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है? शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण या अनुदेशन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, अधिगम। यानी जो लर्निंग है ये वोम्ब टू टॉम्ब चलती, यानी गर्भ से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है लर्निंग। 17 है, अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह किस विद्वान का मत है? गेट्स, कोलर, मिलर या जोन्स का? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गेट्स का। ठीक है, गेट्स ने कहा जो लर्निंग है या जो एक्सपीरियंस है या जो हमारा उसके प्रति रिएक्शन है, अनुक्रिया है, इसके द्वारा जो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होता है या फिर जो इम्प्रूवमेंट होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, ऐसा गेट्स ने कहा है। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? शिक्षा, अध्यापक, शिक्षण या कक्षा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो शिक्षण विधि है, टीचिंग है, वो बालक के पर्सनालिटी को, सभी आयाम को, चाहे वो सोशल हो, मोरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, फिजिकल हो, इमोशन हो, सभी आयाम को प्रभावित करता है, सभी एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। 19 है, अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन एवं व्यवस्था किसके लिए की जाती है? तो डियर स्टूडेंट, अधिगम के लिए, अनुदेशन के लिए, परिवर्तन या ज्ञान के लिए? तो आप खुद ही बताओ मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग के लिए ही अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण, इन सभी का आयोजन किया जाता है। शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक है। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वाली एक व्यापक है, सोच की, प्रक्रिया की, समस्या की, आग्रह की। तो किसकी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रिया की, यानी प्रोसेस की। तो शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रोसेस, शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक प्रक्रिया है। एक व्यापक क्या है, इन्होंने पूछा एक व्यापक क्या है, तो एक व्यापक प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक। एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना इसका राइट आंसर है हार्सफोर्ड। ठीक है, हार्सफोर्ड है इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? भावनात्मक, धर्मात्मक, ज्ञानात्मक या क्रियात्मक? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो ज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव है उस एस्पेक्ट को कौन प्रभावित करता है? अनुदेशन प्रभावित करता है। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चर नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपके पास शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु या समाचार। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा समाचार जो है ये शिक्षक में, शिक्षण अनुदेशन में शामिल नहीं है। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही पूछा गया था कि शिक्षण चर में क्या शामिल नहीं है, तो समाचार नहीं शामिल है। बाकी कैरिकुलम है, स्टूडेंट हैं, टीचर आ जाते हैं, लेकिन समाचार नहीं आता है शिक्षण चर में। 24 पूछा गया शिक्षण चर की प्रमुख क्रिया नहीं है, यानी कि प्रोसेस नहीं है, वर्क नहीं है, क्या नहीं है? तो शिक्षण चर निदान करते हैं, समस्या करते हैं, उपचार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इनमें से क्या नहीं करते हैं ये पूछा गया है। तो वो समस्या नहीं करते हैं। ठीक है, उसका निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, लेकिन शिक्षण चर
का प्रमुख क्रिया क्या नहीं है? समस्या उत्पन्न करना, तो ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रभावशाली शिक्षण हेतु सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? यानी जो टीचर है प्रभावशाली एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए सर्वप्रथम क्या करता है? निदानात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या ज्ञानात्मक? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहले वो डायग्नोज करता है, निदान करता है, जानता है कि कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो निदानात्मक सबसे पहले इफेक्टिव टीचिंग का स्टेप होता है। किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है? निदानात्मक, ज्ञानात्मक, समस्यात्मक या उपचारात्मक? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक, यानी रेमेडियल टीचिंग जो होता है, जब डायग्नोज कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है तो उसको सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब उसको रेमेडी मिल गई, तो रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपचारात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में जो हमें एक्वायर है तो वो परिवर्तन लाया जा सके। प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष क्या नहीं है? संकेत एवं चिन्ह, मौन स्वीकृति, भाषा विज्ञान की प्रक्रिया या शिक्षण का तर्क? तो राइट आंसर हो जाएगा जो मौन स्वीकृति है, ये इफेक्टिव टीचिंग की संरचना का एक पक्ष नहीं है। यानी कि जब आप सर हिलाते हो इस तरीके से नहीं, आपको बोलना है, ठीक है, मौक नहीं रहना है वहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मौन स्वीकृति, ये संरचना का पक्ष नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, यानी जो टीचर है इसका क्या रोल है करिकुलम डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के पास, ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके हर जगह शेयर करिए ताकि इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल सके। ठीक, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी करिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जो आपका फीडबैक होता है वो सर्वोपरि होता है मेरे लिए, तो आप अपना फीडबैक दें, मैं उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? पाठ्यक्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? अध्यापक, छात्र, प्राचार्य या कक्षा? तो क्या होगा, जो अध्यापक है, यानी करिकुलम डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट अभिकरण कौन होता है? तो वो अध्यापक होता है, टीचर होता है। पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य होती है? तो डियर स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे वो पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तो सभी चरणों पर अध्यापक की भागीदारी सर्वमान्य मानी जाती है। ठीक है, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है, हमेशा यूनिवर्सल है कि हर एक स्टेप पर करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शिक्षण विधियों एवं प्राविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो शिक्षण विधि है एवं प्राविधि के चयन है इसमें और सहायक सामग्री के चयन में जो होता है अध्यापक का रोल होता है, लेकिन कर्मचारी की नियुक्ति नहीं, वो एक खुद एम्प्लॉय है उस स्कूल का, तो वो किसी एम्प्लॉय की नियुक्ति क्या करेगा? ठीक है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? जो उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसका चयन करने में, या जो उसको हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा एजुकेशन में, टीचिंग में, उसका चयन करना, ये इसका मेन वर्क होता है, या ये महत्वपूर्ण भूमिका है टीचर की। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? तो कौन करता है? जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उन पर ध्यान देना, ये कार्य एक प्रॉपर अध्यापक ही करता है। शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? ज्ञान की, अनुभव की, दोनों की या केवल बी की? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक में ज्ञान और अनुभव यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत ही प्रबल भावना होनी चाहिए, दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए। अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? भावनात्मक, विचारात्मक, समस्यात्मक या निर्णयात्मक? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भावनात्मक, जो होता है जुड़ाव होता है छात्र, विद्यालय और सभी पक्ष के साथ, जो भी स्कूल के होते हैं टीचर का। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑफिस में, परिवार में, कक्षा में या परीक्षा भवन में? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्लासरूम होता है, कक्षा होता है, करिकुलम का रियल वर्क वहीं पर किया जाता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेलर एंड अलेक्जेंडर देयर आर हाउ मेनी टाइप? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, तो सेलर और अलेक्जेंडर के अनुसार 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं।
शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? पाठ्यक्रम को, समाज को, कक्षा को या परीक्षा को? तो राइट आंसर हो जाएगा जो टीचर के आचार विचार हैं, आस्था, मान्यता, सामाजिक पृष्ठभूमि या उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका जो भी सोशल बिहेवियर है, ठीक है, जो उसकी मान्यताएं हैं, ठीक है, ये सभी एक करिकुलम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन होता है? तो कौन होता है? हमको कौन पढ़ाता है? टीचर, ठीक है। तो टीचर ही क्या है? शिक्षा प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण धुरी होता है। शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? विचार को, अनुभव को, नियुक्ति को या पाठ्यक्रम को? तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम को। जो शिक्षक का आयु वर्ग है, एज वाली बात हो रही है, ये करिकुलम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? जो युवा हैं एवं प्रौढ़ शिक्षक हैं, उनकी सोच तथा अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर, समानता, विषमता या संघर्ष? तो क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि जो अभी इस जनरेशन के टीचर हो रहे हैं और जो पुराने टीचर्स हैं, तो दोनों के सोच विचार में आपको बहुत ज़्यादा ही अंतर मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्याप्त अंतर मिलता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, यानी जो पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षक वर्ग का प्रभाव 2 रूपों में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखते हैं? नैतिक मूल्य में, वर्गवाद में, भेदभाव में या स्वार्थ में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मोरल वैल्यूज होती हैं, इसमें हर एक शिक्षक जो है कुछ ना कुछ अपना आस्था रखता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? व्यक्तिगत रूप में, व्यवहार के रूप में, संगठित शक्ति के रूप में या उपयुक्त सभी के रूप में? तो ऐसी बात है बच्चों कि जो संगठित शक्ति के रूप में है, तो इसमें तो शिक्षक वर्ग का प्रभाव पड़ता ही है। तो यहाँ पूछा था नहीं, तो ये ऑप्शन हम करते हैं कट। जब हम ये ऑप्शन कट करेंगे तो उपयुक्त सभी भी क्या होगा? हो जाएगा कट। अब बचता है यहाँ पर व्यक्तित्व या व्यवहारिक। तो इसमें आप कैसे चूज करेंगे? देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो किन रूपों में कार्य नहीं करेगा? व्यक्तित्व, यानी ये तो करेगा ही, किसमें नहीं करेगा? व्यवहार के रूप में। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का, विज्ञान का, समाजशास्त्र का, राजनीतिक का? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सामान्य नैतिक आचरण का सभी टीचर इसका एक शिक्षक होता है। बाकी तो ये उसका अपना एक पर्सनल हो गया ना, कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया कि विज्ञान का है, राजनीति का है, समाज का है। लेकिन इसमें पूछा गया प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? तो अनिवार्य रूप से उसको सामान्य नैतिक आचरण, ये सभी बातें पता होती हैं, जो मोरल वैल्यूज सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो हर एक टीचर जो होता है वो मोरल वैल्यूज का एक टीचर तो होता ही है। बाकी अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मोरल वैल्यूज का भी टीचर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? बालकों तक, अभिभावक तक, प्राचार्य तक या परिवार तक? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा बालकों तक, यानी कि जो पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचार को बालकों तक पहुँचाने को सोचते हैं। किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा? प्रत्यक्ष, परोक्ष या दोनों या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दोनों, यानी जो शिक्षक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से पाठ्यक्रम को, करिकुलम को इफेक्ट देता है, प्रभावित करता है। वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? संगठन शक्ति, मध्यस्थ, मंत्री या समन्वयक? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? संगठन शक्ति, ऑर्गेनाइजेशन पावर के रूप में भी एक शिक्षक आज के टाइम पर उभर रहा है। राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? केंद्र, राज्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला? राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन। तो राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन है तो किस स्तर पर होगा? राज्य स्तर पर होगा। कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मांगते हैं? तो कौन मानते हैं? तो एडवर्ड जो हैं ये अध्यापक के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह किसका कथन है? तो यह राइट कथन है किसका? क्रेग महोदय का। क्रेग महोदय ने कहा कि जो टीचर के पास नॉलेज और अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वह करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है, ऐसा कहा क्रेग महोदय ने। हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह किसका कथन है? ठीक है, हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह राइट कथन किसने कहा है? रॉबर्ट ने, रोनाल्ड गोल्ड, अलेक्जेंडर या प्रोक्टर ने? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रोनाल्ड गोल्ड ने कहा हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है।
पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित होता है? तो जो पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य है लगभग सभी जगह ये विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके हाथ में केंद्रित होता है। स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? शिक्षक, छात्र, कर्मचारी या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। जो शिक्षक है स्कूल स्तर पर करिकुलम के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक, विशेषज्ञ, विचारकर्ता या सेवक? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो हम बोलते हैं ना टीचर हमारा मार्गदर्शक है, तो पथ प्रदर्शक के रूप में ही कार्य करता है। पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान रहा है? कृषि, उद्योग धंधे, कौशल विकास या घूसखोरी? तो किसका रहा है? नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है, तो घूसखोरी का नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब ऐसे ही देख लो पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विकास योगदान नहीं है? तो कृषि का है, उद्योग धंधे का है। क्यों सिखाया जाता है? आप एग्रीकल्चर, आपको इंडस्ट्री वगैरह, आपको फार्म हाउस संभालना, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, लेकिन क्या आपको सिखाया जाता है कि आप घूसखोरी करो? कभी कोई बोलता है कि आप घूस लो? किसी से नहीं बोलता है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने टोटल कवर किए 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टीचर्स क्रिएटर। ओके, और तैयारी करते रहिए। सारा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, मैं मेहनत करती रहूँगी आपके लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।